हर हर नर्मदे हर। हो जिया मैं तो जैसे कोई जानवर, अरे जानवर भी बेहतर। हो जिया मैं तो जैसे कोई जानवर, अरे जानवर भी बेहतर। हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर। इन व्यू के सभी साथियों को नर्मदे हर। और काफी समय के अंतराल के बाद हमारा आना हुआ, लेकिन आज हम एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, इसमें हमने कई जगह देखा है कि कई सारे व्लॉगर्स जो हैं काफी ज्यादा दिखते हैं। और इसी तरीके से हम आज एक व्लॉगर तो नहीं बोलना चाहिए, नर्मदा परिक्रमावासी जो काफी यंग एज से नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, उनसे आपको मिलाने जा रहे हैं। और उनके बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता दूं, वो उन्होंने सीए किया, पुणे में रहा करते थे। और उसके बाद अचानक कई बार हमने देखा है, हमारे यूथ को हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने सपने को जिया और किस तरीके से ट्रैवलिंग को अपना पैशन बनाया, और इस तरीके से वो लगातार चलते जा रहे हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। और हाल ही में नर्मदा परिक्रमा के दौरान वो हमसे मिले और हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो नर्मदे हर रघु राही जी, और हमारी टीम बहुत ही ब्लेस्ड है कि आपसे मुलाकात हुई। और काफ़ी समय से मैं पर्सनली तौर पे इनको फॉलो कर रहा था इंस्टाग्राम पर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मुझे आपकी लगी। और मैंने देखा कि किस तरीके से इतनी यंग एज में, और यू आर वेल क्वालिफाइड। ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, कई सारे ऑप्शन आपके पास थे, फिर भी आपने ट्रैवलिंग को अपनी लाइफ का गोल बनाया। तो इसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या थी? ऐसा है कि मैं ऐसे कहूँगा कि ट्रैवलिंग हैपेंड टू मी। ओके। मैं सच में कहूँ तो कभी मैंने सोचा नहीं था कि जीवन में मैं कभी ट्रैवलर बनूंगा। ओके। मुझे ये पता था कि मुझे क्या नहीं करना है, वो था कि मुझे ऑफिस में बैठ के काम नहीं करना है। पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। सो बस जिंदगी अपने आप मुझे एक ट्रैवलर बोल लो, और मैं उसी माहौल में बड़ा पड़ा हूँ जहाँ पे हम बाकी सब लोग रहे हैं जी। कभी ऐसे सोचा नहीं था कि ट्रैवलर बनना है, बट जैसे मैंने बोला, इट जस्ट हैपेंड। जी, तो बस हो गया। तो आप तो पुणे जैसी सिटी में आपने अपना एजुकेशन किया है, आप सीए थे, तो अचानक से वो दौर क्या आया कि आपने सब कुछ चेंज कर दिया? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पर पीयर प्रेशर बहुत रहता है, फैमिली का प्रेशर बहुत रहता है कि भाई एक ट्रेडिशनल फॉर्म है कि आप एक कैरियर बनाएंगे, शादी करेंगे और इस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बट इन सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए कितना डिफिकल्ट था ये आपके लिए, और किस तरीके से अपनी फैमिली को कन्विंस किया आपने? सबसे पहले तो एक करेक्शन है कि मैं सीए नहीं हूँ। ओके। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था। ओके। सीए फाइनल में था, मैंने आर्टिकलशिप वगैरह सब कुछ करी है जी। और उसी दौरान मुझे पता चला कि मुझे ये नहीं करना। ओके। जब मैं सीए की पढ़ाई करते हुए एक ऑफिस में काम कर रहा था, तो मैंने मेरी जिंदगी के 3 साल एक सीए फर्म में लिटरली एक जो सीए करता है वो सारा काम मैंने कर लिया था। ओके। और उसी दौरान मुझे समझ में आ गया कि ये मैं नहीं कर सकता। रोज जा करके एक लैपटॉप के सामने बैठना, एक्सेल शीट को देखना, किसी और के अकाउंट्स को मैं देख रहा हूँ, और ये सारी चीजें बस मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। नेचुरली ये सारी चीजें हो नहीं रही थी, मैं अपने आप को फोर्स कर रहा था। तो तभी मुझे समझ में आ गया कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू स्पेंड माय टाइम ऑन दिस प्लैनेट। अगर मैं इस धरती पर हूँ तो इट शुड बी मोर डीपर एंड मोर मीनिंगफुल। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा। तो शुरुआत ऐसे हुई कि मुझे ये पता चला कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जब मैंने सीए के 1-2 अटेम्प्ट दिए, और मैं बहुत ही हाफ हार्टेडली दे रहा था, पूरे मन से नहीं दे रहा था, तो तब मुझे समझ में आया कि और मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैंने उस वक्त सीए छोड़ दिया, पूरा कंप्लीट नहीं किया। सो फैमिली को किस तरह से कन्विंस किया आपने कि आप ये ट्रेडिशनल पाथ को छोड़कर एक अलग रास्ते पे जाने का डिसाइड कर रहे हैं? ऐसा है कि मैंने फैमिली को कन्विंस नहीं किया। अच्छा। मैं बस अपने आप को कन्विंस कर रहा था कि ये चीज़ मुझे करनी नहीं है, तो मुझे कुछ और करना है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। तो उस कारण मुझे कभी बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई किसी को कि मैं क्या करना चाहता हूँ, बिकॉज जब मुझे खुद को क्लैरिटी नहीं, मैं किसी को क्या बताऊँगा।
सो मैंने कभी किसी को कन्विंस नहीं किया. सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर आई फेल्ट लाइक डूइंग. सीए छोड़ने के बाद मैं फिल्म मेकिंग में गया. 1-2 साल में पुणे में फिल्म मेकिंग करने लगा. फिर मैं गाने लिखता था, तो मैंने गाने वगैरह बनाए. मैं और मेरा छोटा भाई है, वो म्यूज़िक कंपोज करता था, मैं लिखता था, हम दोनों साथ में गाते थे. ऐसे करके फिल्म मेकिंग में गए. 1-2 साल वहाँ किया. कॉल सेंटर में भी मैंने काम किया. मैं बेसिकली अलग अलग चीज़ें करके ट्राई कर रहा था. बिजनेस भी मैंने किया. कोई चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी ऐसे लगाव नहीं आ रहा था. तो फिर फाइनली जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, वो भी ऐसे ही हो गया. तो मुझे कभी मेरी फैमिली को बताना नहीं पड़ा कि मुझे ये करना है. हाँ, मेरी फैमिली बहुत पीछे लगी थी कि नौकरी कर ले, अगर नौकरी नहीं करेगा तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो लाइफ में क्या करेगा आगे. पर हाँ, मैंने कभी उनको कन्विंस नहीं किया, बट मैं तो करता गया जो मुझे करना था. सो पहले तो आपने एक एज अ टूरिस्ट प्लेस से शुरुआत करी. साउथ ईस्ट एशिया भी आपने पूरा कवर किया. और उसके बाद दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने काफी काम किया. मिट्टी के घर कैसे बनाए, और इस तरीके से कई कई चीजें एक्सप्लोर इन्होंने की. तो ये कैसा एक्सपीरियंस था आपका, और फिर एकदम से अध्यात्म की तरफ मुड़ना, इसके बारे में ब्रीफ में कुछ जरूर बताइए. तो ऐसा हुआ कि जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, तो मैं इन्फ्लुएंस हो रहा था इन लोगों से जो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे लोग अपने वीडियोस डालते थे. तो उनकी लाइफ देख कर मुझे लगता था कि ये लाइफ मुझे भी जीनी है. ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी. और किसको नहीं करेगी, बिल्कुल हर किसी को करेगी. जो इंसान कहीं पे भी शहर में या कहीं पे भी बैठा होगा, अगर वो स्क्रीन पे देखेगा कि कोई इंसान इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, नई नई जगहों पे जा रहा है, ये कर रहा है, तो चाहे अपनी ज़िंदगी से कितना भी खुश क्यों ना हो, वो जीना चाहेगा. ऑफ कोर्स. तो वही मेरे साथ था. मैं तो वैसे भी काफ़ी खुश नहीं था मेरी ज़िंदगी से. मैं सिटी में रह रहा था और बहुत ही एमलेस लाइफ लग रही थी कि ये क्या कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ. तो इस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर बन जाता हूँ. यूट्यूब चैनल खोलेंगे, वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, एंड बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाएंगे. तो उसके थ्रू फिर मैं दुनिया ट्रैवल करूँगा. बट ये एक भ्रम था मेरा जी. क्योंकि जब मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कभी भी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ. क्योंकि मैं ऑल द टाइम बस कैमरा में ही हूँ. लोगों से बात करने के बजाय मैं एक हाथ में कैमरा लेकर के बात कर रहा हूँ कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, उनके साथ हूँ. सो आई वॉज नॉट बीइंग रियल एंड आई वॉज नॉट बीइंग देयर. तो मुझे हिचकिचाहट सी महसूस हुई कुछ वक्त, और मुझे लगा ये भी खोखला है. सिर्फ ट्रैवल करने के लिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कंटेंट बनाने के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने वो भी छोड़ दिया. फिर मैंने एक डेढ़ साल तक कंटेंट बनाया, फिर मैंने बंद कर दिया. देन आई थॉट कि इफ आई वांट टू ट्रैवल, बिकॉज मज़ा तो आ रहा था मुझे घूमने में, मुझे लोगों से मिलने में भी बहुत मज़ा आता है. मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ. तो मैंने सोचा कि ट्रैवल करता हूँ, बट लेट्स डू इट फॉर विद अ पर्पस, कि कुछ सीखते हुए. अगर मैं ट्रैवल एक स्किल डेवलपमेंट भी साथ में, अगर मैं कोई स्किल डेवलप कर सकूँ तो और ज़्यादा बेहतर होगा. बिल्कुल. तो नेचुरली आई हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, कि एक ऐसा जीवन जियो जिसमें आप खुश भी रहो, कंटेंट भी रहो, और किसी को कोई हानि ना पहुंचाए, जो हमेशा चलता रहे. तो मिट्टी के घरों के बारे में पता चला. तो मैं थाईलैंड में था, तो एक बहुत ही सुंदर कपल था. तो उन्होंने मिट्टी का घर बनाया था. कॉब एक टेक्निक होती है जो मैंने देखा कि अभी नर्मदा परिक्रमा में हमारे गाँव साइड में एमपी में बहुत सारे लोग कॉब से घर बनाते हैं. अच्छा. तो उन्होंने भी ऐसे ही घर बनाया था. तो वहाँ मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि मिट्टी का घर बनाना चाहिए. तो मैंने बनाना सीखा. भारत में आया, अलग अलग जगह पे मैंने वॉलंटियरिंग करी. ऐसे ऐसे जगह पे गया जहाँ पे लोग मिट्टी का घर बना रहे हैं, तो मैं उनके साथ जाके काम किया. 3-3 महीने 4-4 महीने उनके साथ सारा काम किया, और ऐसे सीखा मिट्टी का घर बनाना. तो अब मुझे ऐसा लगता है कि पहले फन के लिए ट्रैवल कर रहा था, देन कुछ सीखने के लिए ट्रैवल करने लगा, फिर अपने आप ना एक जुड़ाव होने लगा खुद से भी, एंड स्पिरिचुअलिटी कह लो या जो भी बोलो. पर मुझे तो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक इफ यू गो डीपर, अगर आप अपने अंदर ही जाते हो तो आपको लगता है कि कुछ है और, सिर्फ मैं नहीं हूँ और भी कुछ है. बिल्कुल, क्योंकि हम दुनिया को खोजने में निकलते हैं, बट सबसे बड़ी खोज तो खुद की है. कि जब आप खुद को खोजने लगे तो शायद लाइफ का पर्पस आपको दिखने लगता है. तो इसी तरह से आप आध्यात्म की तरफ आए, और इस तरह से आपने, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपने ऋषिकेश से केदारनाथ ट्रैक भी किया. और अभी आप जो है लगभग 6 महीने से नर्मदा जी की परिक्रमा बिना किसी, और मैंने देखा इनका कि कुछ कपड़े नहीं है, केवल एक जोड़ी जो कपड़े पहने हुए हैं, एक स्लीपिंग बैग है, और खाने का कोई सामान का कुछ ठिकाना नहीं, और पैरों पे कोई जूते चप्पल नहीं. इस तरीके से चले जा रहे हैं और बड़े खुश हैं. तो
कैसे ये चीज मैनेज होती गई और किस तरीके से आप आगे बढ़ते गए? इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि मुझे धीरे धीरे अपने आप से जुड़ाव होने लगा, अपने आप के साथ कनेक्शन फील होने लगा। तो जब मैं अपने आप से कनेक्ट फील कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली करना अच्छा लगता है। जब अगर मुझे कुछ और ना करना पड़े तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे करने में आनंद आएगा। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद थी, जैसे कि पैदल चलना, नेचर में रहना और कुछ नहीं करना, बस पड़े रहना। स्विमिंग करने का मन किया तो स्विमिंग कर लिया, पेड़ पे चढ़ने का मन किया तो पेड़ पे चढ़ना। तो बस मुझे ये पूरा का पूरा टाइम प्रकृति के साथ बिताने में बहुत अच्छा लगता था। सो मैंने ऋषिकेश से केदारनाथ पैदल यात्रा करी थी 7-8 दिन की जी। उस यात्रा के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डीपली अपने आप के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ और एक बहुत सुंदर जिंदगी है। कुछ नहीं करना है, बस चलते जाना है, बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कहाँ रुकने वाले हो, कहाँ खाने वाले हो। जब भूख लगेगी तब कुछ ढूंढ के खा लोगे। बिल्कुल। उस वक्त तो मैं पैसे लेके चलता था तो कहीं कोई ढाबा मिल गया तो मैं खा लेता था। पर नर्मदा परिक्रमा में ऐसा है कि तुम्हें एक्चुअल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, तुम्हें सब कुछ मिलता है। सब यहाँ हर जगह पे इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे लोग हैं जो आपको बुला बुला के चाय पिलाएंगे। गांव वाले जो लोग हैं, आपको सिर्फ चलते जाना है, आपको नर्मदे हर बोलना है। जैसे आप नर्मदे हर आप भी नहीं बोलोगे तो गांव वाले आपसे खुद से कह देंगे। छोटा छोटा बच्चे से लेकर के बूढ़ा तक, अगर कोई परिक्रमावासी जा रहा हो तो बड़े प्रेम से वो आपको बुलाते हैं, नर्मदे हर बोलते हैं, चाय पिलाते हैं, भोजन भी करवाते हैं। और अगर गाँव में नहीं तो बहुत सारे आश्रम हैं जी। तो मैंने ये देखा कि पिछले 5-6 महीने में मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी भूखा सोया हूँ। कभी मुझे सोने के लिए जगह नहीं मिली होगी शायद, कि मैं कहीं पीपल के पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, तो कभी मंदिर में सो रहा हूँ, तो कभी गौशाला में सोया, लेकिन भोजन मुझे हमेशा मिला। कभी मैं भूखे पेट नहीं सोया। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि जीवन जीने के लिए नौकरी की जरूरत है, मकान की जरूरत है, लेकिन एक्चुअल जो जीवन है, यदि आपको जीवन जीना है तो प्रकृति ऑलरेडी आपको इतना सब कुछ मुफ्त में देती है कि इन सब मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्योंकि आप तो उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोगों ने सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग वी वर मेंट टू मूव, पर सिक्योरिटी के चक्कर में हम लोग स्थिर हो गए, लाइक स्टिल हो गए। बिल्कुल, स्थिर होना तो अच्छी बात है एक्चुअली, लेकिन एक जगह हम लोग बस गए कि हम लोगों ने एक जगह हमारी नौकरी ढूंढ ली, एक जगह हमारे जीने का कमाने का जरिया ढूंढ लिया और हमने मूव होना छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली जो हम यदि अपनी डिजायर, अपनी इच्छाओं को कम कर दें तो ये जो मेटाफर की दुनिया है इससे हम बाहर निकल सकते हैं और एक खुश जो पर्पस है लाइफ का उसको कहीं ना कहीं पा सकते हैं। ये आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। मैं नर्मदा जी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि आप लगभग 6 महीने से पैदल परिक्रमा पर हैं और किसी भी तरह का कोई भौतिक साधन आप यूज नहीं करते, पैदल चलते हैं, पैसे भी नहीं है, रहने खाने का सब कुछ नर्मदा जी के किनारे है, जरूरत भी नहीं है एग्जैक्टली। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका और क्या आध्यात्मिक अनुभूति आपको हुई? पर एक जो चीज मुझे समझ में आई है वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप प्लान्स बनाते हैं, आप टारगेट्स बनाते हैं और आप उसके तरफ काम करके आप वो अचीव करना चाहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये करते हो तो आप लिमिट कर देते हो अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है कि एज ह्यूमंस हमारे पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, एंडलेस डायरेक्शंस में जाने की। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक चीज़ पकड़ लेते हैं ना कि ओके मैं एक इंजीनियर हूँ तो आई हैव टू जस्ट वर्क अराउंड इंजीनियरिंग, मुझे खाली इंजीनियर ही काम करना है, तो आपने जो जीवन के बाकी पहलू है उनको आपने पूरी तरह ढक दिया है, बंद कर दिया है और आपने सिर्फ एक चीज़ में फोकस किया। और यही हमें सिखाया जाता है कि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। पर आगे बढ़ करके कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, सही बात, क्यों करना है? मैं ऐसे सोचता हूँ कि वी आर हियर टू लिव, है ना। सो लेट्स नॉट हैव अ पर्टिकुलर गोल, लेट्स हैव वन गोल दैट इज लिव। तो नर्मदा किनारे यही सीखने को मिला कि आप ना सिर्फ जीने पे फोकस करो जी। आप ये सोचो कि आप परिक्रमा कर रहे हो और उस परिक्रमा में आप कंप्लीटली सरेंडर कर लो। तो दिस इज योर लर्निंग कि आप जीवन की भी एक परिक्रमा कर रहे हो, कि आप इस धरती पे हो तो आप जी रहे हो, तो जस्ट कंप्लीटली सरेंडर टू द लाइफ इटसेल्फ।
हाँ, अब सस्टेन करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करो, लेकिन पूरी तरह से मत बंधो। अपना हाथ थोड़ा सा लूज रखो, जितने की ज़रूरत है उतने में आप खुश रहो। कोशिश करो कि वांट्स और नीड्स को समझ लो जी, क्योंकि नीड्स के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। लेकिन वांट्स के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नीड्स तो हो ही जाती है, नीड्स तो हो जाएगी, क्या needs इच्छाओं है? का कोई अंत नहीं अंत है। नहीं है। जी, जैसे नीड्स क्या ही है, अपने खाना ही तो है मेन, बिल्कुल। बाकी तो आप पेड़ के नीचे भी सो ऑक्सीजन फ्री है, पानी पानी भरपूर भी है, free है। भोजन भी है। एग्जैक्टली, सो नीड्स आपको लिटरली फ्री में मिलती है। सो व्हाट आर वी वर्किंग टुवर्ड्स, लाइक व्हाई आर वी ट्राइंग सो हार्ड, इज दैट वी हैव वांट्स कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सो नॉट नेसेसरीली आप सारे के सारे डिजायर किल करो, बट मेक श्योर कि दोज डिजायर्स विच विल एक्चुअली फुलफिल योर लाइफ, जो आपको पूरी तरह से एग्जॉस्ट ना करें बल्कि आपको और फुलफिल करें, उस पर ज़्यादा फोकस करो। जी, तो ये है। तो अभी बहुत ही जल्द आप जो है अमरकंटक पहुंचकर अपनी परिक्रमा का समापन करेंगे। तो इसके बाद आगे के क्या गोल्स हैं, या फिर क्या सोचा है, कुछ सोचा है कि फिर जस्ट समय जहां लेके जाएगा? परिक्रमा जब खत्म हो जाएगी तब उसके बाद में देखा जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। ओके, तो जब मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँगा तो मैं आपको भी बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नर्मदा जी के बारे में, क्योंकि हम नर्मदा किनारे के वासी हैं और बहुत कंसर्न रखते हैं अपनी माता जी से, और हमने एक चीज एक बड़ा फेमस है कि जिन देशों ने नदी को नदी माना वहाँ की नदियाँ बहुत साफ हैं। और भारत जैसे देश में जहाँ पर आप देखेंगे अध्यात्म है, चाहे गंगा जी की बात करें, यमुना जी की बात करें, या हमारी नर्मदा जी की बात करें, बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसमें कूड़ा करकट गंदगी आपको लगातार ये देखने में मिली होगी। तो पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए हमारा, किस तरीके से हम अपनी नदियों को, अपने जंगलों को सुरक्षित रख सकते हैं? जो गांव वाले लोग हैं मोस्टली दे आर वेरी अवेयर ऑफ दिस। बिल्कुल। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो अमरकंटक से लेकर के सागर संगम तक मैं चला हूँ 1800 किलोमीटर एक तट पे, एक तरफ। जहाँ जहाँ गांव वाले हैं ना वो बहुत जागरूक हैं। जी उनको बड़ा ही प्रेम है प्रकृति से, नर्मदा जी से जी, बहुत श्रद्धा है। पर जहाँ जहाँ भी शहर आए हैं मैंने वहाँ गंद ज़्यादा देखी है। गांव वाले इज एक्चुअली अ कम्युनिटी, वो साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि उनका काम खेती है और जो कुछ भी है वो एक कम्युनिटी है, एक सस्टेनेबिलिटी के आधार पे। हाँ, लेकिन शहर वाले लोग कम्युनिटी नहीं है। शहर वाले जो लोग रह रहे हैं इंडिविजुअल्स, उन्होंने अपना अपना एक छोटा सा नेस्ट बना रखा है एंड दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन देमसेल्फ कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। तो कोई कुछ भी करे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहीं पे भी गंद डाले, दैट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये म्यूनिसिपालिटी कर लेगी, जो भी कर लेगी। सो गांव वालों का ऐसा नहीं है, तो गांव ही उनका है, सब कुछ उनका है, तो सब कुछ पे वो ध्यान देते हैं। तो ये गंद और कूड़ा है जो नाले जो है नर्मदा जी में छोड़े जा रहे हैं। ओंकारेश्वर में देखा मैंने, पीछे मंडला ढंडोरी आया था, वहाँ देखा मैंने, बहुत जगह पे गंद कूड़े ऐसे ही नाले छोड़े जा रहे हैं। ये शहरों में ज्यादा हो रहा है, शहरों में ज्यादा, गांव में बहुत कम है। गांव में मैक्सिमम क्या होता है कि वो फूल डाल देंगे विच इज डिकम्पोजेबल। हो सकता है कि वो नहा रहे हो तो साबुन यूज कर लेंगे, विच इज ऑल्सो फाइन, आई थिंक उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ इंडस्ट्री का और तुम्हारे पूरे शहर का गंद नाले के थ्रू आ रहा है वो बहुत खराब है। जी, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँ कि आप बहुत अच्छे गाने लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो क्यों ना एक सुंदर जो भी आपको पसंद हो हमारे दर्शकों के लिए, और हम बिल्कुल अपने लिंक में उनके आपके गाने जरूर डालेंगे, लेकिन एक दर्शकों के लिए एक छोटा सा गाना हो जाए। आपको मैं एक गाना सुनाता हूँ जो मैंने अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं किया है। जो मैं नर्मदा किनारे चलते चलते ही मैंने लिखा है या फिर अपने आप आया है, जो भी समझ लो, नर्मदा जी के ऊपर ही है वो जी। वो सुनाता हूँ आपको। हर हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। हो जिया मैं तो जैसे कोई जानवर, अरे जानवर भी बेहतर। हो जिया मैं तो जैसे कोई जानवर, अरे जानवर भी बेहतर। हर हर नर्मदे हर, हर नर्मदे हर। मेरा कोई था नहीं पर मैं भी तो था नहीं किसी का, मेरा कोई था नहीं पर मैं भी तो था
नहीं किसी का साथी, कोई मिले डगर पर फिर भी जीवन क्यों था फीका। हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर। हो जीवन जैसे चलता चक्का, चक्का चलता जब हो सिक्का। जीवन जैसे चलता चक्का, चक्का चलता जब हो सिक्का। सिक्का सिक्का करके सीखा, सिक्का होता नहीं किसी का। हर हर नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर। अच्छा, और लंबा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस गाने में एक बहुत गहरा संदेश छुपा हुआ है कि जीवन जो है, जो जिसको हम जीवन मान रहे हैं वो वाकई में जीवन नहीं है। जीवन एक तरह से अपनी खुद की खोज करना है, और आप इस खोज में आगे इसी तरह से बढ़ते रहें, अपने जीवन को जीते रहें। और सस्टेनेबिलिटी का जो मैसेज आपने दिया है, ये हर किसी के लिए सीखने की बहुत ज़रूरत है। प्रकृति हमें सब कुछ देती है, ऑक्सीजन देती है, खाना पानी सब कुछ देती है, लेकिन अपनी भौतिक इच्छाओं के चक्कर में हमने इस प्रकृति का बहुत नुकसान किया है। तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ों को समझें और एक सस्टेनेबिलिटी, एक सतत विकास के साथ आगे बढ़ें। इसी संदेश के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। और आप भी रघु राही जी को फॉलो करिए, और काफ़ी इंस्पायरिंग है। इन सारी लिंक्स हम अपने वीडियो के नीचे ज़रूर डालेंगे। और इसी तरह से हमारी पूरी टीम की ओर से आपको आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं। नर्मदे हर। नर्मदे। एक चीज ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट मैसेज जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को इस तरह से जीना चाहिए कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम लोग आके जा चुके हैं जी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यही है कि आप बहुत ज्यादा छाप मत छोड़ो, छाप छोड़ो ही मत। दैट सस्टेनेबिलिटी। किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, आप आए, जिए और चले गए। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही डीप लेसन्स आपने दिए, बहुत ही आसान शब्दों में। और आई होप आगे भी आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, और इसी तरह से आप यूथ को इंस्पायर करते रहिएगा। नर्मदे हर। नर्मदे हर।